Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine and doing well. Welcome to my YouTube channel Education Hub Online with Itat Asul. Today I will going to discuss about the background history of African American literature. So let's discuss the table of content. We have slavery and early voices, civil rights and Reconstruction era and Harlem Renaissance, contemporary voices. आज हम बेसिकली अफ्रीकन्स के बारे में बात करेंगे. African American literature has a rich history deeply rooted in the experiences of black people in the United States. अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही, उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी और मजबूत हैं तारीख से. किस तरह से कि उन लोगों ने क्या तजर्बे किए, किस तरह उन लोगों ने अमेरिका की सख्तियों को बर्दाश्त किया और कैसे ब्लैक कम्युनिटी ने अपनी जो है आइडेंटिटी को मनवाया, किस तरह से ये रेसिज्म उस टाइम बहुत ज़्यादा था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी, कैसे उन लोगों ने इन चीज़ों का सामना किया. आज हम बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव स्लेवरी एंड अर्ली वॉइसेस. अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर जो था वो जिस वक्त शुरू हुआ वो गुलामी का दौर था, ठीक है. और यहाँ हर फर्द जो था ना अपनी कहानी बयान करता था. ओरली दे डिस्कस, जैसे हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, ठीक है. तो उनमें कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी थे, कुछ को सिर्फ पढ़ना आता था, लिखना नहीं था आता. तो इन लोगों ने बहुत ही सख्तियाँ बर्दाश्त की. इन लोगों को बहुत ही बुरा जाना जाता था. जैसे हमारे फिलिस विटली हैं, उन्होंने अपनी पोइट्री को 18th सेंचुरी के आखिर में पब्लिश करवाया, ठीक है. और ये सबसे पहले पोइट थे, आप कह सकते हैं. और इनकी जो अर्ली राइटिंग्स है ना, वो इसी चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं कि ग़ुलामी में लोगों ने कितना ज़्यादा सफ़र किया. और लेकिन ये एक उम्मीद भी थी कि कभी ना कभी आज़ाद तो होंगे. Reconstruction and the Harlem Renaissance, late 19th to early 20th century. अब सिविल वार के बाद ना रिकन्स्ट्रक्शन एरा स्टार्ट था, चूँकि जहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी ने अपनी आवाज़ को उठाया, ठीक है. लेट 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरीज तक हमें हार्लेम रेनेसां का जो है पीक नज़र आती है कि कितना ज़्यादा उसको प्रेज़ किया गया. एक ये कल्चरल मूवमेंट थी जो कि हार्लेम के एरा न्यूयॉर्क में आई. इस पीरियड के दौरान अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, पोइट्स और आर्टिस्ट जो थे वो निखर के सामने आए. और उनका जो वर्क था ना, क्लासिक वर्क इस वजह से कहलाया जाता है बिकॉज़ ये वो वर्क जो था वो उस टाइम का बहुत अमेजिंग वर्क था, पीक पे था. अफ्रीकन्स को राइट दिया गया कि आप लोग लिख सकते हैं. उन्होंने अपना आप मनवाया. और उनकी राइटिंग में जो थीम था ना, वो उनकी सफरिंग्स थी कि कैसे उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरों में रह के जो उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने लफ्ज़ों में परो के हमारे सामने पेश किया. दैन वी हैव सिविल राइट्स एंड बियॉन्ड, जो उसके पीछे के हालात थे. लेकिन ये बात जो है वो 20वीं सदी के दरमियान की बात है कि उन लोगों को सिविल राइट्स नहीं थे दिए जा रहे. डेफिनेटली उनको काम भी नहीं था दिया जाता. वो लोग मतलब हर तरह से क्योंकि कमतर जाने जाते थे, ग़ुलाम जो ठहरे, नई आज़ादी जो उनको मिली थी, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ा होगा, डेफिनेटली करना पड़ा होगा. लेकिन उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया. एक जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज है उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया उन्होंने. अब अगर हम इसमें उन राइटर्स को देखें जिन्होंने अपना रोल अपनी राइटिंग के थ्रू वर्ल्ड तक पहुंचाया, तो हमारे पास जेम्स बैल्डविन है, लैंगस्टन हाइज हैं एंड माया एंग्लो है, जिन्होंने रेशियल इनजस्टिस को और डिस्क्रिमिनेशन को सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रख के अपनी राइटिंग में बात की है. Then we have contemporary voices, late 20th century to present, यानी कि अब तक का जो सीन चल रहा है. अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर जो था ना वो इवॉल्व होता जा रहा था, डाइवर्सिफाई होता जा रहा था, ठीक है. अब जो ऑथर्स हैं जैसे टोनी मॉरिसन हैं, एलिस वॉकर हैं, तन्हे स्कॉट हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के जो थीम्स हैं ना, बेसिकली उसमें वो बात करते हैं अपने आप की, यानी अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, अपनी फैमिली की बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस टाइप का राइट नहीं दिया गया. अभी भी अगर हम देखें तो हम खुद जो है ना मतलब दिल ख़राब करते हैं. एक काला बंदा हमारे सामने आ जाए, बेशक एक सांवला बंदा भी आ जाए, तो हम सफ़ेद के साथ उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि तुम प्यारी नहीं, तुम प्यारे नहीं, वो प्यारी है. हालांकि पता नहीं अंदर से वो पूरे का पूरा शैतान निकले. लेकिन फिर भी
हमें वो मैटर कर रही है चीज़, हमें ब्यूटी मैटर कर रही है, यानी हमें जो बाहर से अपीयरेंस है ना वो हमें अट्रैक्टिव ना लगे जब तक, तो वो सामने वाला बंदा यूज़लेस है। लेकिन वो यूज़लेस नहीं है, हमें यही चीज़ तो हमने इस अफ्रीकन लिटरेचर से सीखनी है। Blacks are people, they are human beings, they have right to live, they deserve a good life too। हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये सिर्फ अफ्रीकन्स में नहीं पाया जाता, ये हर कम्युनिटी में पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। कलर का जो डोमिनेंसी है ना, ये भी आज तक पॉपुलर है। अगर कहीं पे आप लोग जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आप खूबसूरत नहीं लग रहे तो आपको बदकिस्मती से जॉब ही नहीं मिलती है। लेट इट बी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप तुम लोगों ने मेरा पॉइंट गेट कर लिया होगा कि अमेरिकन्स में ये चीज़ अभी भी कॉमन है, कुछ लोग नहीं इस चीज़ को समझते, लेकिन अफ्रीकन्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। वो उनको ये चीज़ प्लेट में रख के नहीं दी गई। जैसे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को आज़ाद करा, ठीक उसी तरह से उन्होंने अमेरिका में रह के अपना लोहा मनवाया। ब्लैक कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और लिंगस्टन हाई ने बहुत ज़्यादा अपनी ब्लैक कम्युनिटी के बारे में लिखा और इतना सपोर्ट किया ना कि लोग उनको प्रेज़ करने लग गए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी, उसकी पूरी बायोग्राफी होगी और उसमें हम उनकी पोएट्री को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, और इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट विद मी देन इट्स माई गिवन Gmail address arhammalik384@gmail.com. You can contact me here. Okay, Allah Hafiz. Thank you so much.